नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा है कि चीन के साथ हुए समझौते में भारत ने कुछ भी नहीं खोया है। इससे चीन भी भारत का संकल्प जान गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम चीनी पक्ष के साथ जो समझौता करने में सक्षम हुए हैं वो इस बात का परिचायक है कि दोनों पक्ष सत्यापित तरीके से अपनी सेनाओं को हटाएंगे। कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। और हमारी सेनाओं ने इस बात पर भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा एनएसए श्री अजीत डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत भी शामिल है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि एलएसी के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भूमि तथा चीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा भारत भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी कई वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार। और वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि पहले कृषि कानून के कंटेंट में मंडियों को खत्म करना है, दूसरे कृषि कानून के कंटेंट में कोई भी उद्योगपति जितना चाहे अनाज, फल और सब्जी उतना स्टोर कर सकते हैं, यानी जमाखोरी को बढ़ावा देना कानून का लक्ष्य है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, सुन बातें आपको। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है, मगर जो कृषि कानून है उनके कंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें और जो 3 किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कंटेंट का और इंटेंट का बात करें। देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ 2 लोग, हम दो और हमारे 2 इस देश को चलाएंगे। हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा। आप ये सोचते हो, आप लिख के ले लो मुझसे
किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला है। किसान आपको हटा देगा, मजदूर आपको हटा देगा, छोटा दुकानदार आपको हटा देगा, मगर वो पीछे 1 इंच नहीं हटने वाला। स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं, किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, बजट पे होगी और प्रेसिडेंट एड्रेस पे होगी, अलग चर्चा किसान के मुद्दे पे नहीं हो सकती। तो प्रोटेस्ट में मैं कह रहा हूं, मैं बजट पे आज यहां टिप्पणी नहीं करने वाला हूं। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। और वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बार फिर से किसानों से अपील की है कि आंदोलन को खत्म करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, ये कानून किसान हित में है और इसमें किसान विरोधी कुछ नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को आंदोलन जीवियों से बचकर रहना चाहिए, वो देश के हितों में नहीं सोचते। हमारे कृषि मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सभी बोल चुके हैं कि जो ये कृषि कानून है ये किसान हित के हैं, इसमें किसान विरोधी कोई चीज़ नहीं है। और आम छोटा किसान, गरीब किसान जिसको मोहरा बनाया गया है, वो आंदोलनकारी जिनको लोकसभा में आंदोलन जीवी बताया गया है, उनका एक तरह से ये धंधा बन चुका है कि किसी भी तरह का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का हो, चाहे शाहीन बाग का हो, चाहे रिजर्वेशन का हो, कश्मीर की धारा 370 का हो, वो या किसी डैम की ऊंचाई घटाने बढ़ाने का हो, टिहरी डैम था या गुजरात का डैम था, उनको ये हर बार विषय चाहिए। आंदोलन करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से किसका नुकसान होता है? हमारे टोलों पे जो कलेक्शन था उसका नुकसान सरकार को नुकसान है, तो जनता का नुकसान है। पंजाब के अंदर टावर तोड़ दिए गए, ये भारत का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बना था कि भी चीन से इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आएगी, देश को बदनाम करने की साजिश थी और हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। इन आंदोलन जीवियों की पूरी कोशिश थी कि ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए जिससे गोलीबारी हो, लोगों की जान माल का नुकसान हो और ये अपने मुद्दों को भटक के नए मुद्दे पैदा करके देश को। और वहीं किसान आंदोलन में अब किसान नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते दिख रहे हैं। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी की नजरों में किसान नेता राकेश टिकैत के बयान किसान संगठनों के नहीं बल्कि निजी हैं। यही नहीं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को यह भी लगता है कि 2 अक्टूबर तक धरना चलने का बयान भी टिकैत का व्यक्तिगत बयान है। इसके अलावा गुरनाम चढ़ूनी देश के पीएम को लेकर भी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वो बड़ा कंफ्यूज करने वाला बयान है। उन्होंने क्यों बोल दिया, किस मूड से बोल दिया, उन्होंने मजाक कर दिया या क्या कर दिया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आंदोलन जो है वो संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन है, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। व्यक्ति के बयान को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए जितनी, क्योंकि सब जगह जाते हैं सवाल पूछते हैं। ये तो व्यक्ति का बयान है, किसान मोर्चे का बयान थोड़ा ही है। अभी तक बातचीत जहाँ थी वहीं की वहाँ है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, वो तो एक तरह से ड्रामा करते हैं दुनिया के सामने, ड्रामा करते हैं देश के सामने। तो वो तो खुद गुमराह कर रहे हैं देश को। तो सरकार जो है वो सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रही। की जनता, जिसकी प्रजा सड़कों पे पड़ी हो, उस राजा को तो नींद नहीं आनी चाहिए और वो इसके बावजूद भी गुमराह करता है। बस एक कॉल की दूरी है, इनको ये कर लेना चाहिए, इनको वो कर लेना चाहिए। एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। जबकि जब हम पूछते हैं कि फिर इसका खरीदोगे भी सर भाव पे, खरीदने से इनकार करते, तो हम क्या करें एमएसपी का? एमएसपी तो तब फायदा है अगर उस पर खरीदें, अगर उस पर खरीदना ही नहीं है तो फिर एमएसपी किस काम का है? और वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला महम में सरखाप किसान सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा और सरकार को लेकर भी बयान दिया। जब किसान आंदोलन चल रहा था, हमारा जब सेशन आया था, मैं अकेला था विधानसभा में जो किसानों की बात को लगातार सरकार को किस तरह से कटघरे में खड़ा करूं, मैंने अकेले ने वहाँ 1 घंटे लड़ाई लड़ी।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा वॉकआउट करके गया। क्यों गया वॉकआउट करके? क्यों नहीं इसने वहाँ लड़ाई लड़ी? इसलिए गया कि इसको फाइल दिखा दी, ये फाइल तैयार है, या तो यहाँ से चले जाओ, और नहीं जाओगे तो फिर सोच लो क्या होगा आपके साथ। अब ये कहता है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेंगे। अविश्वास प्रस्ताव तो 18 MLA चाहिए, और 18 MLA जब खड़े हो जाएंगे हाउस में तो अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस हाउस में ज़्यादा देर टिक पाएगा, फिर कोई ना कोई बहाना करके बाहर जाएगा। और हरियाणा में भी सरकार अब उपद्रवियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। प्रदेश में यूपी की तर्ज पर उपद्रवियों से वसूली वाला कानून बन सकता है, क्योंकि पहले गृह मंत्री अनिल विज और अब सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी वसूली वाले कानून की हिमायत की है। और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रदेश सरकार अब उपद्रव और उपद्रवियों को कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। मैं तो पक्ष में हूँ कि बनना चाहिए। सरकारी संपत्ति को कोई 1 रुपये का नुकसान पहुंचाता है तो अपराध भी है और उसकी रिकवरी उससे होती है। पहले प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज और अब कृषि मंत्री जेपी दलाल, दोनों ही कैबिनेट मंत्रियों ने एक स्वर में प्रदेश में उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई वाला कानून आने के संकेत दिए हैं। यानी अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर हरियाणा में भी उपद्रव पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी है। 3-4 दिन पहले दिल्ली से हरिद्वार से यहाँ आया, मैंने देखा कि वहाँ पर सारे टोल चल रहे हैं, किसी तरह का आंदोलन नहीं, कहीं पर कोई धरना नहीं। और मुझे पता लगा कि वहाँ पर जो है अगर सरकारी संपत्ति को कोई 1 रुपये का नुकसान पहुँचाता है तो अपराध भी है और उसकी रिकवरी उससे होती है। और मेरी तो ये इच्छा है कि ऐसा ही कानून हरियाणा में भी हो। सरकारी 1 रुपये का भी नुकसान कोई आदमी करता है तो उसकी रिकवरी जो है उसी आदमी से हो। ये सरकार का टैक्स का पैसा जो टैक्स पेयर से लेने के बजाय जो उसको संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है उससे लेना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह का कानून इस विधानसभा में आ जाएगा। इस सेशन में ही आ सकता है सर पटल पे? इस सेशन में ही आ जाएगा। जेपी दलाल से पहले गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस कानून की हिमायत की। साथ ही विज ने ये भी कहा कि इस मामले में सभी से विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया जाएगा। मैं तो पक्ष में हूँ कि बनना चाहिए। अब विभाग में हम विचार करेंगे इसके ऊपर और जो सबकी राय बनेगी फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस कानून की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल लखनऊ में 19 दिसंबर 2019 को CAA के विरोध के दौरान जमकर बवाल हुआ था। राज्य सरकार ने हिंसा के आरोप में दर्जनों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। 57 लोगों को नोटिस भेजकर निजी और सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद योगी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों, जुलूसों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वालों से नुकसान की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून बनाया गया। और अब यूपी में यह कानून कारगर भी हो रहा है। इसी को देखते हुए अब हरियाणा सरकार ने भी अब उपद्रवियों पर दबिश देने की पूरी तैयारी कर ली है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी ये कानून अमल में लाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का 73वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अंबाला में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें शहरवासियों ने पूरे उत्साह के साथ ब्लड डोनेट किया और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के लिए लंबी उम्र की कामना की है। सिर्फ अंबाला ही नहीं बल्कि प्रदेश के और भी कई जगहों पर केक काटकर पूर्व केंद्रीय मंत्री का जन्मदिन मनाया गया। अवसर है पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का 73वां जन्मदिन और शहरवासियों का उत्साह देखने लायक है। जन्मदिन के मौके पर मेगा रक्तदान शिविर में लोगों ने दिल खोलकर अपना योगदान दिया और जब पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा मौके पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं के साथ ही शहर के सभी लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इस दौरान रक्तदान शिविर का निरीक्षण भी किया और रक्तदान कर रहे लोगों से कुशलक्षेम भी पूछा। इस दौरान शहर की मेयर और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रही।
उन्होंने भी रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। देखिए, विनोद शर्मा जी का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में हमने ये ब्लड कैंप लगाया है और यूनिट तो जितने आप देख रहे हैं, जिस तरह से लोग भीड़ उमड़ रही है, तो हमारा टारगेट तो 500 से ऊपर का ही है और बाकी जिस तरह से बन पाएगा वैसे होगा। पर मैं आपके माध्यम से जो डोनर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाह रही हूँ कि उन्होंने इतने उत्साह के साथ आके ब्लड डोनेट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने भी रक्तदाताओं को स्मृति चिन्ह भेंट किया और लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। अंबाला ही नहीं, प्रदेश में और भी कई जगहों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। कुरुक्षेत्र के लाडवा में पूर्व केंद्रीय मंत्री की फोटो के साथ केक तैयार किया गया। इस दौरान समर्थकों ने अपने नेता को जन्मदिन की बधाई दी, तो वहीं दीर्घायु की कामना भी की गई। हरियाणा जन चेतना पार्टी के सुप्रीमो पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा जी के 73वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने अपने निजी कार्यालय में ये जन्मदिन मनाने का प्रोग्राम किया है। उनकी दीर्घायु व उनके सकुशल स्वास्थ्य के लिए हम सभी कार्यकर्ता जन चेतना पार्टी की कामना करते हैं। कुरुक्षेत्र के अलावा ऐलनाबाद में भी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर अपने नेता का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। जन चेतना पार्टी के सुप्रीमो श्री विनोद शर्मा जी का 73वां जन्मदिन है। इस खुशी पर हम सारे हरियाणा जन चेतना पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के उनका 73वां जन्मदिन मनाया है। केक काट करके और लड्डू बांट करके हमने बड़ी खुशी मनाई है और हम भगवान से यही कामना करते हैं कि उनकी लंबी आयु करे और हमारा संगठन मजबूत बना रहे। इन्हीं के कारण से हमारा संगठन मजबूत है और पूरे हरियाणा के अंदर भी हम संगठन को मजबूत करेंगे। जाहिर है, अपने राजनीतिक करियर में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा अपनी बेदाग छवि के लिए जाने जाते हैं और उनकी लोकप्रियता की बानगी हैं ये तस्वीरें कि प्रदेश के लोग उनका कितना सम्मान करते हैं और उनकी तरफ से किए गए विकास कार्यों को कितना याद रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं हरियाणा सरकार लगातार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 3 ई-कॉमर्स कंपनीज के साथ एमओयू किया है। उप मुख्यमंत्री के कार्यालय में ई-कॉमर्स के क्षेत्र में जानी मानी कंपनी eBay, Power2SME, TradeIndia.com के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर एमएसएमई के महानिदेशक विकास गुप्ता और कंपनीज के प्रतिनिधियों ने किए हैं। इस अवसर पर उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। इस मौके पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अब हरियाणा के एमएसएमईज उत्पादों को ग्लोबल मार्केट मिलेगा। राज्य के पारंपरिक हथकरघा उत्पाद तैयार करने वाले कारीगरों को भी अपने हुनर की वाजिब कीमत मिलेगी। और वहीं कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की महिलाएं अपनी मांगों को लेकर कैथल के जवाहर पार्क में इकट्ठा हुई हैं और रोष मार्च निकालते हुए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। और आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि 2018 में अपनी जायज मांगों के लिए किए गए आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने जो वायदा किया है उसे अभी तक भी पूरा नहीं किया गया है, जिसमें वर्कर्स और हेल्पर्स के 1500 और 750 रुपए क्रमशः बढ़ाने का जो वायदा किया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और न ही हड़ताल के समय का वेतन दिया गया है। काफ़ी समय से आंगनबाड़ी सेंटर का किराया नहीं दिया गया और आंगनबाड़ी वर्कर को समय पर वेतन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें पक्का नहीं किया जाता है तब तक उन्हें 30,000 रुपये वेतन दिया जाए और इस तरह की कुछ और अन्य मांगे हैं जिनको लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस वालों पर हमला करने लगे हैं। ऐसी वारदात यमुनानगर के लापरा गांव में हुई है, जहां सीआईए टीम किसी गुप्त सूचना पर रेड करने के लिए गई थी। इस दौरान 1 दर्जन के लगभग गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में पुलिस के एक मुलाजिम सहित एक अन्य व्यक्ति को चोटें भी आई हैं। इस संबंध में पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
और वहीं रेवाड़ी में मामूली विवाद में नाबालिग ने अपने 25 साल के चचेरे भाई को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वारदात के बाद से नाबालिग आरोपी फरार है। परिजनों ने शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।